हेलो एस्पिरेंट, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे ज्ञान तंत्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और मैं आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में हेल्प करती हूँ। लास्ट अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जनवरी 2024 का पेपर एनालिसिस कराया है, तो आप उसको जाके देखिएगा। आज हम अगस्त का पेपर एनालिसिस करेंगे और पेपर 2 CDP का जो पूछा गया था और किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे उस चीज को समझेंगे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यही मेरी फाइनल रिक्वेस्ट हमेशा रहती है। तो प्लीज वीडियो पसंद टाइम हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन। आप लोग को पता है पैटर्न चेंज हो चुका है, तो असर्शन रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 2 में ज्यादा प्रपोर्शन देखा जाता है इन कंपेरिजन टू पेपर 1। तो पहला क्वेश्चन देखिए, A teacher should work hard to break down student stereotype of particular ethnic group। मतलब कि एक टीचर को वर्क हार्ड करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए ताकि वो बच्चों का जो स्टीरियोटाइपिंग वाली भावना है उसको कम कर सके। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन रीजन देखिए, आ की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू एनेबल स्टूडेंट टू एंगेज इन क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन। मतलब कि जो एजुकेशन का एक की ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बच्चों के अंदर वो एबिलिटी को विकसित करना, जब बच्चे अपना क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन देख सकते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब वो जो भी चीज कर रहे हैं उसको एनालाइज कर सकते हैं और एक सेल्फ रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन सही है। तो आप ये कह सकते हो कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दिस विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is an example of intrinsic motivation? Intrinsic motivation का मतलब क्या होता है, जब बच्चा आंतरिक मोटिवेट हो, मतलब कि कुछ उनके अंदर से एक मोटिवेशन वाली भावना रहे, कोई एक्सटर्नल चीज उन पे इन्फ्लुएंस नहीं डाल रही है, उनका मन करे कोई काम करने का, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। इंटरनल फैक्टर्स जब इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो ऑप्शन देखिए, कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट टू इम्प्रेस द टीचर। कंप्लीट करना प्रोजेक्ट को ताकि हमारी टीचर इम्प्रेस हो जाए। स्टडिंग टू अवॉइड बीइंग स्कोल्डेड, मतलब कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम पनिशमेंट या डांट से हम बच सके। पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन फॉर द प्राइज मनी, प्राइज मनी के लिए पार्टिसिपेट करना, ये हमारा क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक, देन देखिए, प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट। अब प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट मतलब कि बच्चा खुद के लिए वो काम कर रहा है, अंदर से मोटिवेटेड है और वो काम करने के लिए वो खुद से प्रेरित हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का करेक्ट ऑप्शन है। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which principle of development is illustrated in the following statement। अब हमें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बताना है। और देखिए स्टेटमेंट, children who are deprived of a conducive environment for learning language in their early years have some difficulty in picking language later in life। मतलब कि जब बच्चा अपने स्टार्टिंग फेज में रहता है, जो मतलब एक ऐसे इन्वायरमेंट में पला बड़ा है जहाँ पे लर्निंग लैंग्वेज मतलब उसको डिफिकल्टी फील होती है, वो सही तरीके से एक्वायर नहीं कर पाए इन दी अर्ली स्टेज। ठीक, तो आगे चल के बच्चे को क्या दिक्कत होगी लैंग्वेज में, लैंग्वेज को अकर करने में, आगे की उसकी जिंदगी में, आगे की लाइफ में। तो ये कौन सा आपका प्रिंसिपल बताते हैं उसके बारे में हम बात करना है। सबसे पहले देखिए, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक फैक्टर। अब जेनेटिक फैक्टर पे ही लैंग्वेज डिपेंड करती है, ये चीज कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली एंड अनप्रेडिक्टेबल, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है, जिसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। या देयर इज अ सेंसिटिव पीरियड फॉर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, या जो अर्ली फेज होता है वो हमारा एक सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। या लैंग्वेज एंड कॉग्निशंस आर कॉम्प्लेक्सली इंटररिलेटेड, मतलब कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट और बच्चे की लैंग्वेज दोनों ही इंटर रिलेटेड है। तो बेटा यहाँ पे लैंग्वेज टोटल हेरिडिटी पे डिपेंड नहीं होता है, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हो कि वो आपका डिसऑर्डरली वाला डेवलपमेंट नहीं होता, एक ऑर्डर एक सीक्वेंस पे चलता है आपका डेवलपमेंट। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंग्वेज एंड कॉग्निशन की, तो यहाँ पे दिमाग या फिर उस चीज की बात नहीं हो रही है, तो लैंग्वेज और कॉग्निशन की बात नहीं हो रही है। तो हमारा क्या होता है, लैंग्वेज जो एक लैंग्वेज डेवलपमेंट का फेज होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर बच्चा उस समय पे नहीं एक्वायर करेगा तो उसको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट स्टूडेंट लर्न बेटर इफ टीचर, मतलब कि
ऐसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बताती है कि बच्चा तब अच्छे से सीखता है जब टीचर क्या करना चाहिए इसमें, फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट इन इट्स सिंबॉलिक फॉर्म एंड देन मूव्स टू फिजिकल फॉर्म। मतलब कि बच्चों को पहले सिंबल से साइन से समझा रहा है, फिर फिजिकल फॉर्म की तरफ लेके जा रहा है। सेकेंड, इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ओवरऑल एंड मूव्स ऑन टू इंट्रिकेसीज ऑफ इट। मतलब कि पहले हम कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम डीपली बच्चों को धीरे धीरे मूव करते हैं चीजों में को डिस्क्राइब करने में। या first discuss the concept in terms of logic and reason, then grants opportunity to verify the idea। मतलब कि बच्चों को पहले हम लॉजिक, रीजन ये सब बताते हैं और फिर उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो वेरीफाई कर सके जो हमने बताया है उस चीज को। या फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज नॉट नोन, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से कॉन्क्रीट की तरफ। तो ये बच्चों को, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए ये गलत बात है कि उनको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से आप उस पे लेके जाओ। देन कम्स टू स्टूडेंट ऑलरेडी नो, मतलब जो नहीं जानता है और नहीं आपका जो जानता है उसकी तरफ मूव करना। तो ये सभी और ये बाकी के ऑप्शन गलत है, लेकिन राइट आंसर क्या है, बच्चों को हमको क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझाना है, मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट को समझाना है, फिर धीरे धीरे उसकी आप कह सकते हो उसकी डेंसिटी और उसके अंदर के कॉन्सेप्ट की तरफ धीरे धीरे मूव करना है। तो बच्चों को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना है, ठीक। तो राइट आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a teacher wants to help her student develop metacognitive skill, which of the following strategies would be most effective। अब टीचर क्या कर रही है, बच्चों के अंदर मेटाकॉग्निटिव स्किल को डेवलप कर रही है। मेटाकॉग्निटिव स्किल को आप ये कह सकते हो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैं कुछ सोच रही हूँ तो मुझे ये कार्य करना है, और उस सोच के बारे में भी ये चीज सोचिए कि जो कार्य करने को मैं सोच रही हूँ वो क्या सही है क्या गलत है। कहने का मतलब हम क्या करना है, अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करना है, सेल्फ रेगुलेट करना है, एक प्रॉपर प्लानिंग करना है। तो इस तरीके की थिंकिंग एबिलिटी बच्चों को डेवलप कराना, बच्चों के अंदर डेवलप कराने में क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। तो पहला ऑप्शन देखें, प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट ग्रेड्स एंड फीडबैक, बच्चों को ग्रेड देना, फीडबैक प्रोवाइड करना ताकि बच्चा मोटिवेट हो। Second, assigning text to student to memorize and encouraging them to repeat information from the textbook, मतलब बच्चों को रटने के लिए देना। या providing student with detailed perspective instruction for all learning tasks, मतलब कोई किसी भी चीज का पूरा डिटेल प्रोवाइड करना बच्चों को ताकि बच्चा क्या करे, अपनी लर्निंग या टास्क को फुलफिल कर सके। Then encouraging student to reflect on their own learning and evaluate progress। बिल्कुल से अभी मैंने आपको बताया कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मतलब कि बच्चों को इसलिए इनकरेज करना ताकि बच्चे अपनी लर्निंग को एनालाइज कर सके, इवैल्यूएट कर सके अपनी प्रोग्रेस को। द राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़िए। Teacher should ask student to identify their own examples and non-example of the concept for strengthening the concept। मतलब कि बच्चे को इनकरेज करना चाहिए टीचर को कि एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल के साथ चीजों को समझे। रीजन देखिए, थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट व्हाइल नॉन एग्जाम्पल टेंड्स टू कंफ्यूज द स्टूडेंट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए बर्ड का आपने एग्जाम्पल दिया, पर्टिकुलर बर्ड का कि ये इस तरीके की बर्ड होती है, लेकिन नॉन एग्जाम्पल का अगर हम बात करें तो आपने बर्ड से रिलेट करके किसी ऐसे एक चीज का एग्जाम्पल दे दिया जो एकदम से रिलेट नहीं, लेकिन लाइक दैट होगी। जैसे कि हमने बीज मधुमक्खी की बात कर ली, वो फ्लाई कर सकती हैं लेकिन वो एग्जैक्टली बर्ड नहीं होती है, तो ये आपका नॉन एग्जाम्पल हो गया। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन, मतलब एक वो चीज होती है कि हर एक चीज उड़ती हुई चीज बर्ड नहीं होती, उसकी कैटेगरी अलग होती है। तो बच्चा इस चीज को भी समझ सकता है। तो ऐसा नहीं कि बच्चे को कंफ्यूज कर रहा है, बच्चे के अंदर एक जो एबिलिटी होती है सोचने समझने की वो डेवलप हो रही है। तो आप ये कह सकते हो कि जो टीचर है वो सही बात है कि उसको नॉन एग्जाम्पल एग्जाम्पल को यूज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन एग्जाम्पल बच्चों को कंफ्यूज करता है, वो और उनके थिंकिंग को डेवलप करता है। तो ये आपका क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A conducive classroom environment for learning in middle class centers around, मतलब ऐसी जो क्लासरूम एनवायरनमेंट के बारे में बताना है जहाँ पे लर्निंग इन मिडिल क्लासेस वो मतलब क्या चीज होनी चाहिए उनमें। सबसे पहले देखिए, फियर ऑफ पनिशमेंट एंड एम्बैरेसमेंट ये होना चाहिए, नहीं तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए।
कॉम्पिटेटिव इथॉस नहीं होना चाहिए, कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए। कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट मतलब रटने से, एक ही बिहेवियर बार बार करने से वो चीज से आप लर्निंग को डेवलप करा रहे हैं, वो भी आपका गलत है। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग, जो एक साथ मिलजुल के चीजों को समझने में, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ऐसे ही पढ़ाई की करनी चाहिए, या फिर ऐसे ही बच्चा ज्यादा अच्छे से सीख पाता है एक एनवायरमेंट में। तो राइट आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन अ टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मतलब कि एक टीचर कैसे अमन की हेल्प कर सकता है, जो कि ये मतलब प्रॉब्लम फेस करता है चीजों को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो उस केस में टीचर को क्या करना चाहिए? इनकरेज हिम टू ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट आइडियाज। बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सके, डिफरेंट डिफरेंट आइडिया सोच सके। डिस्करेज हिम फॉर एक्सपेरिमेंटिंग। डिस्करेज करना बच्चों को, ये गलत बात है, तो ऑप्शन गलत हो गया। प्रोवाइड हिम विद द आंसर। बच्चों को आंसर दे देना और खुद से ना उनको कोशिश करने देना, ये भी गलत है। टेल हिम टू गिव अप ऑन द प्रॉब्लम। मतलब कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है, वो गिव अप कर दे कि उनके अंदर क्षमता नहीं है, वो नहीं कर सकता। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है। क्या हो जाएगा? हमें बच्चे के अंदर इंकरेज करना है बच्चों को कि बच्चा ब्रेनस्टॉर्म करे, आइडियाज को जनरेट करे। तो ये ऑप्शन आपका 1 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग इज बिलीव दैट। मतलब कि जो प्रिंसिपल जहाँ पे चीजों को समझ के पढ़ाना, चीजों को अच्छे से समझाना, ये इस तरीके का प्रिंसिपल किस बिलीफ पे बेस्ड होता है? ऑप्शन देखिए, लर्नर एबिलिटी एंड नीड्स आर डाइवर्स एंड विच कैन नॉट बी कैटर्ड टू विदाउट फोकसिंग ऑन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। मतलब कि जो लर्नर्स होते हैं वो अपने में डाइवर्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, और उनकी नीड को आप कैटर नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस आप स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन में फोकस ना करो। तो ये ऑप्शन आपका क्या सही है? ऐसा है? तो ये ऑप्शन आपका गलत है। लर्नर कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन प्रोवाइडेड विद फैसिलिटेटेड एनवायरनमेंट टू डू सो। मतलब कि लर्नर अब नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है जब उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है, हेल्पिंग एनवायरनमेंट मिलता है चीजों को सीखने का। तो ये ऑप्शन हो सकता है। और भी ऑप्शन देख लीजिए, लर्नर नोज लिटिल एंड टीचिंग इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट्स टू स्टूडेंट। मतलब कि सिंपली आपको क्या करना है, बच्चों को एक जो ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट होता है, चीजों को एज इट इज बच्चों को ट्रांसमिट कर देना है। तो क्या टीचर को ये करना चाहिए, या इस बिलीफ पे होना चाहिए? या लर्नर आर पैसिव रेसिपिएंट, ये एक पैसिव रेसिपिएंट है, और टीचर हैज द राइट नॉलेज। मतलब कि बच्चे के पास नॉलेज ना हो कि वो पैसिव रेसिपिएंट है, और टीचर के पास राइट नॉलेज है। तो ये ऑप्शन आपके गलत है। क्या सही होगा? लर्नर के कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन प्रोवाइडेड विद फैसिलिटेटेड एनवायरनमेंट। ठीक, तो बच्चों अब एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं जब अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड। मतलब कि जो बच्चा है डिसलेक्सिया वाला, उसको हम किस तरीके से पढ़ा सकते हैं? बाय इंकरेजिंग देम टू स्टडी इन मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन। मतलब कि मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है, बच्चों को इंकरेज करें कि वहां पढ़े। या थ्रू यूज ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का यूज करके हम बच्चों को पढ़ाएं। या थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, बच्चों की फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग कराएं। मतलब बच्चा साउंड्स को अच्छी तरीके से समझ पाए और चीजों को समझ के लिख पाए। या बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेक्स्ट। मतलब कि बहुत ही उच्च लेवल की रीडिंग टेक्स्ट बच्चों को प्रोवाइड करा देना। तो बेटा आप लोग को बहुत बार डिस्कस किया मैंने, डिसलेक्सिया क्या है? आपका रीडिंग डिसऑर्डर है, जहाँ पे बच्चे के अंदर डिकोड करने वाली एबिलिटी नहीं रहती, चीजों को समझ नहीं पाता है, उल्टे पुल्टे शब्द उनको दिखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? बच्चे को हमें क्या कराना है? फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग करानी है, दैट इज रिलेटेड टू साउंड। बच्चा उस चीज को समझ पाए, साउंड्स को समझ पाए, और हर एक अल्फाबेट को सही तरीके से लिख पाए। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following set correctly mention the characteristic on which student who are gifted typically differ from other student in the class? मतलब कि आपको इन सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कैरेक्टरिस्टिक बतानी है जो कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स के पास होती है, जो उनको अदर स्टूडेंट से अलग बनाती है। तो वो ऑप्शंस आपको ढूंढने हैं। सबसे पहले देखिए, एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उस बच्चे, गिफ्टेड बच्चे के अंदर बहुत अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है, चीजों को अच्छे से समझ सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट देखिए, फास्ट पेस ऑफ लर्निंग। मतलब बच्चा बहुत जल्दी लर्न करता है, चीजों को सीख जाता है। हायर डिपेंडेंस ऑन अदर फॉर अंडरस्टैंडिंग। मतलब दूसरे पे डिपेंड रहना चीजों को समझने के लिए।
या रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का तेजी से फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, इसलिए आपका क्या है वो इसलिए वो बच्चा गिफ्टेड है। तो बेटा डिपेंडेंट नहीं होते, शारीरिक विकास सिर्फ नहीं होता, आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी लर्निंग क्या होती है बहुत ही अच्छे लेवल की होती है। तो राइट आंसर विल बी ए एंड बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following statement is correct in the context of hearing impairment? hearing impairment के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी चीज सही है? hearing impairment can affect a child ability to communicate effectively। क्या बच्चे की कम्युनिकेशन एबिलिटी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या कर देता है, इफेक्टिव मतलब इफेक्ट डालता है? जैसे कि बच्चा मान लीजिए वो कोई चीज सुन नहीं पा रहा है, तो उस चीज से वो चीजों को समझ नहीं पा रहा है, उस चीज से सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। हियरिंग impairment of child can be reliably tested by making loud noises near the child। मतलब कि बच्चा हियरिंग impairment मतलब सुनने में उसको दिक्कत है, कैसे आप जज कर सकते हो कि उसके कान के पास आप ढेर सारी नॉइज करो, इससे बच्चे को जज कर सकते हो। या हियरिंग इम्पेयरमेंट इज ऑलवेज ड्यू टू फिजिकल प्रॉब्लम विद ईयर, मतलब कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है वो हमेशा जो हमारे अंदर फिजिकल प्रॉब्लम है उसी के वजह से हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है। हो सकता है भाई वो जन्म से हो, कोई दिक्कत हो उसको। या ऑल चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट नीड टू यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, जो बच्चे हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है वो साइन लैंग्वेज से ही कम्युनिकेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, उनके लिए डिवाइस आता है, आप लोग को पता होगा, जो डीबी लेवल को मैनेज करता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, फिजिकल प्रॉब्लम हमेशा ऐसा नहीं होता है। और ये लॉयड नाउस से नॉइजेस से टेस्ट नहीं की जा सकती। आप ये कह सकते हो कि हियरिंग इम्पेयरमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं चाइल्ड की एबिलिटी टू कम्युनिकेट को इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब सुन नहीं पाता, ब्रेन भी उस तरीके से काम नहीं करेगा और वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो राइट आंसर बिल्कुल फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशन आर द सेम इन डैश व्हाइल इन डैश दे आर डिफरेंट। अब इंक्लूजन में जहाँ नॉर्मल चाइल्ड विद स्पेशल है, स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, यहाँ पे जो करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशन होती है, जो मतलब जो हमारे पाठ्यक्रम जो लर्निंग एक्सपेक्टेशन होती है वो सेम होती है, व्हाइल डिफरेंट किसमें होती है वो चीज बताना है। enrichment acceleration, acceleration enrichment, accommodation modification, modification accommodation। तो बेटा सेम आपकी किस में होती है, अकोमोडेशन में होती है, चेंज किस में होती है, मॉडिफिकेशन में होती है। अब अकोमोडेशन में क्या है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लर्निंग बैरियर को रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे हम लर्निंग बैरियर को रिमूव कर रहे हैं और सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि बच्चा एक सेम पैनल पे सभी कोई एक तरीके से एक्सेस कर सके। तो अकोमोडेशन में आपकी सेम होती है, जो एक्सपेक्टेशन होता है, जो लर्निंग आउटकम होता है। क्यों? क्योंकि हमें सबको एक सिंपल, मान लीजिए एक हम ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर रहे हैं तो सभी के लिए एक समान है। लेकिन मॉडिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उस चीज को कैटर करते हुए हम चेंजेस कर रहे हैं। तो मॉडिफिकेशन क्या होती है, दे आर डिफरेंट। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो लर्निंग आउट का एक्सपेक्टेशन होता है अकोमोडेशन में सेम होती है, क्योंकि इक्वल आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। मॉडिफिकेशन में आप चेंज करते हो कि हर बच्चे को किस तरीके से किस रूप में पढ़ाया जा सकता है, तो वहां पे चेंजेस जरूरी है। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जहाँ पे बच्चा अपने अपनी इंफॉर्मेशन को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है, उस चीज को समझना है, तो उसमें कौन सा आपको क्या बताना है, करेक्ट नहीं है। सबसे पहला देखिए, नॉलेज इज सब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव चीज है नॉलेज। या लर्नर्स नीड टू बी एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, मतलब लर्नर्स एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होना चाहिए कि मतलब बाहरी कोई चीज उनको मोटिवेट करे, चाहे वो रिवॉर्ड हो चाहे वो पनिशमेंट हो। नॉलेज इज आपका प्लूरलिस्टिक एंड मल्टीपल, मतलब कि एक नॉलेज जो होती है वो सिंगल डायमेंशनल नहीं होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक। या लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, लर्नर जो होते हैं जो कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज अपने को, जब उनका सामाजिकरण और कल्चर से चीजों को सीखते हैं तो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। नॉलेज हमारा मल्टी डायमेंशनल है, आप कह सकते हो प्लूरलिस्टिक है, मल्टीपल है। नॉलेज हमारा सब्जेक्टिव है, एज इन हम उस चीज को एक्वायर करते हैं, पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। लेकिन लर्नर्स नीड टू बी एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। सिर्फ आंतरिक मोटिवेशन से काम, सॉरी बाहरी मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, आंतरिक मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो ये ऑप्शन आपका गलत है। कहीं ना कहीं लर्निंग से, आपके कंस्ट्रक्टिव थ्योरी से कहीं ना कहीं आपका रिलेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्टर होता है, वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। राइट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम द स्टूडेंट, मतलब एक प्रगतिशील शिक्षा में स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। डू नॉट आस्क मैनी क्वेश्चन, तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। आस्क क्वेश्चन टू द टीचर, बच्चों को क्वेश्चन पूछना चाहिए। आस्क क्वेश्चन टू ईच अदर, बच्चों को एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना चाहिए। आस्क देमसेल्फ क्वेश्चन, तो बच्चों को खुद से भी क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो बेटा प्रश्न ना पूछना, प्रश्न ना पूछने से चीजें क्लियर नहीं होती, लेकिन प्रश्न पूछना टीचर से, अपने पीयर ग्रुप से और खुद से, तो ये ऑप्शन तीनों ही सही है। तो राइट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following views about intelligence support the respectful consideration of diversity among learner, मतलब कि जो इंटेलिजेंस वाला कॉन्सेप्ट है, जो सपोर्ट करता है, हमें वो कॉन्सेप्ट को बताना है। जो सपोर्ट कर रहा है डाइवर्सिटी अमंग लर्नर, कि मतलब हर एक बच्चा एक समान नहीं होता, सब बच्चे अपने में आपस में अलग होते हैं, उस चीज को कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है। देखिए, इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, इंटेलिजेंस इन्वायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, तो ये आपका गलत है। आपको पता है डेवलपमेंट दोनों ही फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, इक्वल आपका कंट्रीब्यूशन होता है। आईक्यू टेस्ट आर ओनली मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, आईक्यू टेस्ट से आप मेजर कर सकते हो इंटेलिजेंस, तो ये आपको पता होना चाहिए। आईक्यू टेस्ट से भी आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हो इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल एंड कैन चेंज ओवर टाइम, इंटेलिजेंस हमारा मल्टी डायमेंशनल होता है और टाइम रहते चेंज किया जा सकता है। ठीक, ऑप्शन और देखिए लास्ट ऑप्शन, इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं करते, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। राइट आंसर, इंटेलिजेंस हमारा मल्टी डायमेंशनल होता है, क्योंकि आपने भी पढ़ा 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है। स्पेसमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी है, लेकिन आपके हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल आपका बात की है, तो इंटेलिजेंस आपका मल्टी डायमेंशनल है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज किया जा सकता है। अगर आप अपनी मेहनत से, लगन से चीजों को बदल सकते हैं, तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपेक्टेशन एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल आर रिफर्स टू एज, जो एक्सपेक्टेशन रखी जाती है मेल और फीमेल से, उसको हम क्या कहते हैं। एंड दीज आर लर्न, और वो कहाँ से सीखी जाती है। जेंडर रोल थ्रू आउट चाइल्डहुड into adulthood, gender stereotype only during middle childhood, gender bias mainly during early childhood, and gender constancy initially during childhood adolescence। तो बेटा अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में अगर ये बात करें तो कहीं स्टेटमेंट ये नहीं कह रहा है कि लड़की को ये करना चाहिए और लड़के को ये करना चाहिए, या बायसनेस की बात नहीं हो रही कि लड़कियों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लड़कों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देन कॉन्स्टेंसी की बात करें तो लड़का आगे जाके मर्द बनेगा, लड़की आगे जाके औरत बनेगी, इस चीज की बातें नहीं हो रही है। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या रोल एक्सपेक्ट करता है हमें मेल और फीमेल से, जो सोसाइटी है वो उसकी बात हो रही है कि मेल्स, जो फीमेल्स होती है उनको पोलाइट बोलना चाहिए, धीरे चलना चाहिए, पल्लू में रहना चाहिए, मतलब कि क्या एक्सपेक्टेशन मेल एंड फीमेल से की जाती है। तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या बताता है, जेंडर रोल बताते हैं। और दे आर लर्न थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड इनटू एडल्टहुड, हम जब बड़े होते हैं, मेच्योरिटी, जब तक हम कुछ कमाने नहीं लगते तब तक हमको सिखाया जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि जेंडर रोल और थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी हैज बीन क्रिटिक्स बाय कैरल गिल्गन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बार बार पूछा गया है। आपने अगर मेरी सीरीज देखी होगी तो मैंने 2-3 बार तो ये क्वेश्चन करा दिए, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे बार बार मैंने बताया कि क्रिटिक्स क्या है, कि इन्होंने फेमिनिस्ट फैक्टर को इग्नोर किया था कहीं ना कहीं और मेल पर्सपेक्टिव पे ज्यादा फोकस किया था। इस चीज के बारे में कैरल गिल्गन ने बताया था। तो पहला ऑप्शन देखिए, इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंस इन मोरल रीजनिंग, जेंडर डिफरेंस मतलब इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंस, मेल फीमेल, इस चीज को इग्नोर किया था। मोरल रीजनिंग मतलब रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, प्रेजेंटिंग स्टेज थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये क्या स्टेज थ्योरी पे इन्होंने क्रिटिक्स पेश किया था, ये ऑप्शन गलत है। कलेक्टिंग डाटा बाय मींस रियल लाइफ, ये भी गलत है। और नॉट अप्लाइंग क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस, ये भी गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि जेंडर पे बात की थी इन्होंने, जेंडर डिफरेंसेस पे बात की थी, तो इग्नोर किया था फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, तो ये ऑप्शन राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट देखिए, who among the following critics the concept of general intelligence and proposed an alternative theory of intelligence,
अब जनरल इंटेलिजेंस और स्पेशल आपका ये टू फैक्टर थ्योरी है। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? आपके स्पेसमैन ने दी थी, ठीक। और इसको क्रिटिसाइज करने वाले कौन थे? आपके हॉवर्ड गार्डनर साहब थे, ठीक, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी। तो राइट आंसर विल बी फोर्थ, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इन्होंने दी थी बाय क्रिटिक्स ऑफ जनरल इंटेलिजेंस की बात आपके स्पेसमैन ने की थी। तो आप लोगों को नाम याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन एंटेल? इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? समावेशी शिक्षा क्या है? जहां नॉर्मल चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चे दोनों लोग साथ में एक समान स्तर में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की जाए। ऑप्शन देखिए, स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल लर्नर, एक स्टैंडर्ड को सेट कर देना फॉर ऑल लर्नर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पेशल नीड वाले बच्चों के साथ थोड़ा सा आप कह सकते हो बायसनेस होगी जब एक ही पैनल पे सब चीज को जज कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट, प्रोविजनिंग ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन टू लर्नर विद स्पेशल नीड, मतलब कि जो बच्चे स्पेशल नीड है उनको सिर्फ और सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन देना, मतलब कि नॉन एकेडमिक एजुकेशन देना। तो ये कहीं ना कहीं आपका गलत है, ठीक। फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे करिकुलम में बाय आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। तो ये कहीं ना कहीं बात सही है। लास्ट ऑप्शन देख लीजिए, सेग्रीगेशन आ गया तो ऑप्शन ही गलत हो गया। ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी के बेसिस पे सेग्रीगेट कर देना, तो ये ऑप्शन गलत। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? हमारा करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हमें इंडिविजुअल की नीड्स को, डिफरेंसेस को कैटर करना है, तो उसको रिकॉग्नाइज करते हुए हमें अपना करिकुलम सेट करना है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाए। राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग? एविडेंस क्या है? जब बच्चा जो चीज सोच रहा है उसको किसी ना किसी हार्ड फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट करे, अपनी थिंकिंग को, अपने वर्क को, तो वो आपका क्या होगा? एविडेंस कहलाएगा इन क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये एविडेंस किस तरीके से काम आता है, क्या रोल है? एविडेंस शुड बी इवैल्यूएटेड इन लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे। एविडेंस को हमें लॉजिकल और सिस्टमैटिक वे में आपको क्या करना चाहिए? इवैल्यूएट करना चाहिए। एविडेंस इज इररेलेवेंट टू क्रिटिकल थिंकिंग, ये इररेलेवेंट है टू क्रिटिकल थिंकिंग एविडेंस, ठीक। मतलब कोई भी मतलब खास रोल नहीं है एविडेंस का। या एविडेंस शुड बी इग्नोर्ड इन फेवर ऑफ पर्सनल ओपिनियन, एविडेंस को इग्नोर करना चाहिए इन फेवर ऑफ पर्सनल ओपिनियन। या एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनालिसिस, एविडेंस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए विदाउट एनालिसिस। तो बेटा ये इररेलेवेंट नहीं है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के काम को देखना, उनकी थिंकिंग को जज करना, इग्नोर नहीं करना चाहिए और बिना एनालिसिस के एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें इवैल्यूएट करना चाहिए लॉजिकल और सिस्टमैटिक वे में, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। एविडेंस क्या है? एक क्लियर रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चे के काम का, बच्चे की सोच का, बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग का, उसको हमको लॉजिकली और सिस्टमैटिकली क्या करना है? इवैल्यूएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन? मतलब कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है? इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से दीजिएगा आप आंसर। ऑप्शन देखिए, विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड व्हाई? मतलब विच कैन बी बेस्ट, बच्चों को क्या करना है? इवैल्यूएट करना है कि कौन सा बेस्ट तरीका है ताकि हम वाटर को सेव कर सके। सेकंड ऑप्शन देखिए, हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी कैपिटल आर देयर इन योर? जस्ट बच्चा क्या करेगा? रट के बता देगा। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑन द मैप? ये भी रट के बता देगा। एंड वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन योर सिटी? मतलब ये भी रट के बता देगा कहाँ से आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग इवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? जब हम बच्चों से बेस्ट वे पूछेंगे, क्यों? बच्चा क्या करेगा? ऑप्शंस ढूंढेगा और उनमें से एनालाइज करेगा कि कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे हम पानी को सेव कर सकते हैं। तो राइट आंसर विल बी वन, दिस विल बी in this way तो बेटा राइट आंसर विल बी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजनिंग का अगेन क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को देखिए। स्टेटमेंट देखिए, जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव्स ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। बिल्कुल सही बात है। जीन पियाजे ये बात कहते हैं कि पहले कॉग्निशन डेवलप होता है, फिर लैंग्वेज डेवलप होती है, मतलब पहले थॉट आएगा फिर लैंग्वेज आएगी। लेकिन लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? पहले लैंग्वेज आएगी फिर थॉट आएगा। रीजन देखिए, in discovery learning teachers provide opportunities and student derive information for themselves। मतलब एक डिस्कवरी लर्निंग जहां बच्चा खुद से चीजों को डिस्कवर करता है, वहां पे टीचर प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी और बच्चों को पूरा अपॉर्चुनिटी देता है कि बच्चे अपने आप से इंफॉर्मेशन को डिराइव कर सके।
ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये कोई रीजन नहीं है कि जीन पियाजे और वाइगोस्की अलग अलग सोचते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन असर्शन रीजनिंग। पहला स्टेटमेंट देखिए, कंसिडरेबल वेरिएशन एग्जिस्ट इन डेवलपमेंटल रेट्स अमॉन्ग चिल्ड्रन, मतलब कि आप कह सकते हो कि हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट रेट एक समान नहीं होता है, दोनों लोग अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, डेवलपमेंट भी लोगों का अलग होता है, कुछ जल्दी बोलना सीखते हैं, कुछ लेट बोलना सीखते हैं। रीजन देखिए, डेवलपमेंट डिफरेंस आर एन इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपीरियंशियल वेरिएशन, मतलब कि आप कह सकते हो जो डेवलपमेंट डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस से है, मतलब दोनों हर एक इंडिविजुअल में दोनों का आप कह सकते हो लेवल अलग अलग होता है, इसीलिए बच्चा डिफरेंट होता है, सबका इन्वायरमेंट अलग अलग होता है और हर सबके जेनेटिक फैक्टर अलग अलग होते हैं, इसीलिए बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंस अलग है। तो ये आप कह सकते हो कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और क्योंकि बच्चे अलग होते हैं और कहीं ना कहीं हेरिडिटी इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो राइट आंसर विल बी 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिबलिंग रिलेशनशिप। अब सिबलिंग भाई बहन का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? पहला ऑप्शन देखिए, हैव डिफरेंट देन रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड पीयर्स एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन थ्रू आउट चाइल्डहुड। कहीं ना कहीं ये सही है, क्यों? पेरेंट्स से पीयर्स से एक डिफरेंट रिलेशनशिप होता है हमारे भाई बहन का, और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सामाजिकरण में। थ्रू आउट चाइल्डहुड हम अपने भाई बहनों के साथ बड़े होते हैं, थ्रू आउट चाइल्डहुड चीजों को देखते हैं, सीखते हैं। देन ऑप्शन देखिए, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड मतलब 2 से 4 वर्ष में ही फेज में होता है, ठीक। या डू नॉट हैव मच रोल इन सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है। या आर सिमिलर टू रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड पीयर, मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स का रिलेशनशिप है वैसे हमारे सिबलिंग का रिलेशनशिप है। एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन थ्रू आउट चाइल्डहुड। तो बेटा आप ये नहीं कह सकते कि जैसे हमारे पेरेंट्स का, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम पेरेंट्स से नहीं कह पाते लेकिन अपने भाई बहन से कह पाते हैं, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट रिलेशनशिप अदर देन पेरेंट्स है, लेकिन ये हमारे इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है हमारे सामाजिकरण में थ्रू आउट दी चाइल्डहुड। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल एंड परफॉर्मेंस गोल? अब मास्टरी गोल एंड परफॉर्मेंस गोल की अगर हम बात करें तो कह सकते हो कि मास्टरी गोल क्या होता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होता है, और ये हमारा क्या होता है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने होता है। जो जीवन में हम एक गोल सेट करते हैं, उसके लिए हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, वो आपका मास्टरी गोल हो जाएगा। लेकिन परफॉर्मेंस गोल होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। मान लीजिए अगर एक कंपटीशन मैंने कराया और मैंने कहा कि जो अच्छा गाएगा उस व्यक्ति को ये प्राइज मिलेगा, तो वहां पे हमारा परफॉर्मेंस गोल सेट हो जाता है कि वो प्राइज हमको चाहिए, तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे ताकि वो प्राइज हमको मिले। तो हमारा शॉर्ट टर्म है, किसी एक स्पेसिफिक रिवॉर्ड को, या आप कह सकते हो किसी चीज को हासिल करने के लिए जो काम हम करते हैं वो आपको क्या होता है, परफॉर्मेंस गोल होता है। लेकिन मास्टरी गोल हमेशा हम अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करते हुए एक फाइनल टास्क को अचीव करने की बात करते हैं। ऑप्शन देखिए, मास्टरी गोल आर फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग फेलियर व्हाइल परफॉर्मेंस गोल आर फोकस्ड ऑन गेनिंग अप्रूवल एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर। मतलब हम मास्टरी गोल जो होता है वो अवॉइड करने के लिए, फेलियर के लिए होता है, और जो परफॉर्मेंस गोल है उसको हम अप्रूवल के लिए, रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर के लोग हमें अच्छा समझे इसलिए होता है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, मास्टरी गोल आर फोकस्ड ऑन गेनिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर व्हाइल परफॉर्मेंस गोल आर फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग फेलियर। तो ये भी ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं गलत है। मास्टरी गोल नेक्स्ट देखिए, मास्टरी गोल आर फोकस्ड ऑन अचीविंग सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम कॉम्पिटिटिंग विद अदर्स व्हाइल परफॉर्मेंस गोल फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग वंस ओन स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क। तो ये कहीं ना कहीं उल्टा कह दिया है, ठीक। ये परफॉर्मेंस गोल अलग है, मास्टरी गोल आपका उल्टा कह दिया। लास्ट देखिए, मास्टरी गोल आर फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग वंस ओन स्किल, अंडरस्टैंडिंग अ टास्क, व्हाइल परफॉर्मेंस गोल आर फोकस्ड ऑन अचीविंग हाई ग्रेड, रिसीविंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड। ये ऑप्शन आपका सही है। बाकी मैंने समझा दिया मास्टरी गोल और परफॉर्मेंस गोल में क्या डिफरेंस है, बहुत लेंदी है, चीजों को समझते हुए ऑप्शंस को लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is a limitation of Piaget theory of cognitive development? cognitive development, Piaget theory की cognitive development की कौन सा ऐसा limitation है? सबसे पहला देखिए, it over emphasize the role of language in cognitive, language को बहुत ज्यादा emphasize किया है कि language development बहुत important है।
तो ये इसकी बात कौन करता है, वाइगोत्स्की करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, डज नॉट अकाउंट फॉर रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर इन कॉग्निटिव, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर का कोई रोल नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि जो पियाजे साहब होते हैं वो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल फैक्टर को ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक, ऐसा नहीं है कि उनका उस चीज का कोई रोल नहीं है। या इट डज नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल एंड सोशल फैक्टर ऑन कॉग्निटिव, बिल्कुल सही। जो पियाजे साहब थे उन्होंने जेनेटिकल फैक्टर की तो बात की थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपना सोसाइटी जो फैक्टर होता है, जो कल्चर सोशल फैक्टर होता है, उसको इग्नोर किया था। तो राइट आंसर विल बी थर्ड, यही लिमिटेशन है आपके पियाजे थ्योरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे द 4 क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस, जो 4 स्टेजेस पियाजे साहब ने दी थी वो क्या है? 4 स्टेजेस कौन से? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन। अब देखिए, वेरी वास्टली अक्रॉस द वेरियस कल्चर इन द वर्ल्ड, मतलब हर एक कल्चर में ये जो स्टेजेस होती हैं बिल्कुल ही अलग होती हैं, वैरी करती हैं। नेक्स्ट, आर डिपेंडेंट अपॉन जेनेटिकल कोड्स ऑफ चिल्ड्रन, ये जेनेटिकल फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब ये यूनिवर्सल पैटर्न है, ये जो पैटर्न है ये सभी बच्चों पे अप्लाई होता है। बच्चा पहले सेंसस से सीखेगा, फिर प्री ऑपरेशन में जाएगा, कॉन्क्रीट में जाएगा, फॉर्मल में जाएगा। या इलस्ट्रेट द चिल्ड्रन माइंड्स आर मिनिएचर एडल्ट्स माइंड, मतलब कि जो बच्चे का दिमाग होता है वो एडल्ट के दिमाग का एक छोटा रूप होता है। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके ये स्टेजेस हैं ये कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेजेस है, ऐसा तो नहीं कि आप एकदम से बड़े हो गए हो, आपसे एकदम से लॉजिकल सोचने लगे हो, आप पहले सेंसस से आप छोटे बच्चे रहे होगे, फिर सेंसस से सीखे होगे, फिर प्री ऑपरेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की होगी, फिर कॉन्क्रीट में आओगे, फिर फॉर्मल में आओगे, इसीलिए थर्ड इज द राइट आंसर, इट विल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोत्स्की बिलीव दैट डेवलपमेंट, अब लेव वाइगोत्स्की क्या बिलीव करते हैं, डेवलपमेंट क्या है? इज ए डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम मैच्योरेशन, मतलब कि जेनेटिकल फैक्टर के वजह से होता है। या रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन से आपका डेवलपमेंट होता है। या इज एन अनफोल्डिंग जेनेटिकल प्रोग्राम, एक जेनेटिकल प्रोग्रामिंग है जिसकी वजह से डेवलपमेंट होता है। तो बेटा वाइगोत्स्की की अगर बात करें तो अच्छी तरीके से पता है, वाइगोत्स्की सोशल फैक्टर पे ज्यादा बात किए थे, सोशल इंटरेक्शन फैक्टर पे ज्यादा बात की थी कि समाज में रह के बच्चा तेजी से डेवलपमेंट होता है और समाज में रह के बच्चा और बहुत अच्छी चीजें सीख सकता है। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के स्टेटमेंट देखिए, एवरी ईयर लता a class 7 teacher invites a female maths professor and a male nurse to her class to discuss career in these field, मतलब कि क्लास में टीचर मैथ्स प्रोफेसर को बनाती है और नर्स को बुलाती है ताकि बच्चों को ये चीज समझा सके कि क्या क्या मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड में किस तरीके का करियर बना सकते हैं, डिस्कस अबाउट द करियर, वो जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। रीजन देखिए, जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी, मतलब कि जो जेंडर डिफरेंसेस होते हैं कि लड़का ये नहीं कर सकता है या लड़की ये नहीं कर सकती, जो फीमेल है यहाँ पे एक मैथ्स प्रोफेसर है, लेकिन मेल यहाँ पे क्या है, नर्स है, ऐसा नहीं कि नर्स सिर्फ लड़कियां ही होंगी, ठीक। तो ये जो जेंडर डिफरेंसेस हम जो होता है ये बच्चों के अंदर इनेट पहले से ही, मतलब ये चीज होती है बच्चों के अंदर पहले से ही, ऐसा नहीं कि बच्चा सोसाइटी से उस चीज को एक्वायर करता है। तो बेटा ये तो राइट है स्टेटमेंट कि ये चीज अगर टीचर करना तो इससे जो जेंडर ये जो रिफ्लेक्शन होता है कि लड़का क्या कर सकता है लड़की क्या कर सकती है वो चीज दूर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेंडर डिफरेंसेस वो इनेट होते हैं, वो पहले से ही आते हैं अंदर और आपका ये सोसाइटी से एक्वायर नहीं किए जा सकते हैं। तो ये चीज ऑप्शन आपका गलत है, ये क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दिस विल बी वन विल बी राइट आंसर। तो बेटा ये रहे आपके 30 क्वेश्चन आपके अगस्त के 2023 के पेपर के। आप देख सकते हो पेपर 2 का कितना लेंथी पैटर्न था और रिपीटेडली मैं बार बार वही चीज कह रही हूँ, पियाजे वाइगोत्स्की इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए आप हर एक क्वेश्चन पेपर में देखोगे ये ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पियाजे का आपको कौन सा अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। वाइगोत्स्की आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ये जो कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक है जो हर साल पूछे जाते हैं और होपफुली जुलाई में भी पूछे जाएंगे। तो इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा
और बाकी कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कराएं बिफोर द एग्जाम। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और कोई भी कंफ्यूजन होती है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।